नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की, जो हाल ही में आया और काफी सुर्खियों में रहा। हमारे पास इससे जुड़े कई सारे लेख हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन पर गहराई से चर्चा करें। इस आईपीओ को लेकर बाजार में काफी हलचल थी, है ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सब्सक्रिप्शन करीब 17 गुना हुआ। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मतलब लिस्टिंग से पहले 10-11% तक पहुंच गया था। और लिस्टिंग वाले दिन तो शेयर लगभग 13% ऊपर खुला। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ दिलचस्प बात ये है कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कोई मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सही बात है। ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी है। 94% से ज्यादा हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक की है इसमें, और ये एनबीएफसी भी है और बीपीओ का काम भी करती है। अच्छा, दोनों काम? हाँ, और मार्च 2024 तक अगर देखें तो इनका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 90,220 करोड़ था। काफी बड़ा आंकड़ा है तो। हाँ, और मुनाफा भी लगभग 2,460 करोड़, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी करीब 19% है, जो इस सेक्टर में काफी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। तो ये आईपीओ था 12,500 करोड़ का। हाँ, सही। हाँ, जिसमें से 2,500 करोड़ तो नए शेयर जारी किए गए, फ्रेश इशू। हाँ, और बाकी 10,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बेची, मतलब ऑफर फॉर सेल। बिल्कुल। लिस्टिंग हुई 2 जुलाई 2025 को, और जैसा हमने कहा शेयर 835-841 के आसपास खुला। मतलब लिस्टिंग पर ही निवेशकों को ठीक ठाक रिटर्न मिल गया। हाँ, और सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े थे वो भी काफी कुछ कहते हैं। जो QIBs हैं यानी बड़े संस्थागत निवेशक, उनका हिस्सा 55 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। 55 गुना? बाप रे। हाँ, तो ये दिखाता है कि बड़े जानकार निवेशकों का भरोसा कंपनी पर कितना ज्यादा था। फिर GMP का बढ़ना और लिस्टिंग पर ये 12-13% का उछाल, ये सब बाजार के पॉजिटिव सेंटिमेंट को ही दिखा रहे थे। सही। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी चाहिए, जैसा नितिन कामत ने भी एक बार चिताया था कि GMP हमेशा कोई पक्की गारंटी नहीं होती, वो बस एक हवा का रुख बताता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, कई ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इस पे अपनी राय दी है। जैसे MK ग्लोबल है, उन्होंने बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 900 रुपए का। उनका अनुमान है कि अगले कुछ सालों में कंपनी का AUM 20% और EPS मतलब प्रति शेयर कमाई वो करीब 27% सालाना दर से बढ़ सकती है। सुनने में तो ये बहुत ही आकर्षक लगता है। हाँ, बिल्कुल, और ये अनुमान उनके पिछले प्रदर्शन और ग्रोथ की उम्मीदों पर ही आधारित है। HDFC ग्रुप का साथ है, रिटेल लोन बुक अच्छी है, क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल है, तो ये सब बातें हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करें दूसरी बड़ी NBFCs से, जैसे बजाज फाइनेंस या चोलामंडलम, हाँ, तो HDB का जो मूल्यांकन है मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो करीब 32 गुना पर है। ये थोड़ा प्रीमियम पर लगता है। अच्छा, मतलब दूसरों के मुकाबले महंगा? हाँ, थोड़ा सा, पर ये प्रीमियम शायद HDFC ग्रुप के नाम की वजह से है। बाजार इसे एक तरह की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के तौर पर देखता है। ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रीमियम पूरी तरह जायज है या सिर्फ नाम की वजह से है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा पेच भी है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना? हाँ, वो RBI वाला मामला। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नए नियम लाने पर विचार कर रहा है, और सुनने में आ रहा है कि शायद इन नियमों के तहत HDFC बैंक को HDB फाइनेंशियल में अपनी हिस्सेदारी काफी कम करनी पड़ सकती है। हाँ, ये बात चल रही है कि शायद हिस्सेदारी घटाकर 20% तक लानी पड़े। 20%? अभी तो 94% से ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और ये नियम सिर्फ HDB के लिए नहीं बल्कि शायद पूरे NBFC सेक्टर के लिए मायने रखेंगे, खासकर उन NBFCs के लिए जो किसी बैंक की सब्सिडरी हैं। तो अगर HDFC बैंक को अपनी हिस्सेदारी इतनी घटानी पड़ती है तो इसका क्या असर होगा? देखिए, इसका असर HDFC के शेयर की कीमत पर तो पड़ ही सकता है, साथ ही उनकी फंडिंग कॉस्ट पर भी असर आ सकता है, और उनकी जो स्ट्रैटेजिक आजादी है उस पर भी। ये काफी महत्वपूर्ण पहलू है। ये तो वाकई एक बड़ी अनिश्चितता है। तो इस सब को देखते हुए निवेशकों के लिए क्या रणनीति हो सकती थी, या अब क्या हो सकती है? मतलब जिन्हें अलॉटमेंट मिला उनके पास तो लिस्टिंग गेन लेने का या फिर लंबे समय के लिए रखने का विकल्प था। हाँ। और जो लोग चूक गए, क्या उनके लिए बाद में मान लीजिए शेयर थोड़ा नीचे आता है 830-840 के स्तर से, तो क्या वहां खरीदने का मौका बनता है? देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो मजबूत लगते हैं। HDFC का साथ है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन ये RBI नियमों वाला जो रिस्क है वो बना हुआ है,
और ये कितना बड़ा रिस्क है यह भी साफ नहीं है। हाँ, ये तो है। विश्लेषकों की राय भी जैसा आपने कहा थोड़ी मिली जुली है। एमके जैसे खरीदने को कह रहे हैं तो कुछ शायद सावधानी बरतने को कह रहे होंगे। तो फिर तो शायद गिरावट पर खरीदने की रणनीति, जिसे होल्ड ऑन डिप कहते हैं, वो समझदारी भरी हो सकती है, लेकिन इसमें भी वो आरबीआई वाले जोखिम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मतलब आग बंद करके नहीं कूदना है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ काफी सफल रहा, लिस्टिंग अच्छी हुई, कंपनी का प्रदर्शन भी मजबूत है। हाँ, लेकिन आरबीआई के नियमों के चलते एक अनिश्चितता का बादल जरूर मंडरा रहा है। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यही है कि कैसे रेगुलेटरी बदलाव, मतलब नियमों में बदलाव, एक अच्छी मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी के भविष्य और उसके मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर तब जब वो इतने बड़े और स्थापित बैंकिंग ग्रुप का हिस्सा हो। आगे इस पर नजर रखनी होगी कि स्थिति कैसे विकसित होती है और आरबीआई का फाइनल फैसला क्या आता है। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।